तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरियस गैसियस लॉज के बारे में। कुछ गैसियस लॉज हैं जिस पर कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। उसमें से जो पहला जो लॉ है उसको हम लोग बॉयल्स लॉ कहते हैं। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ के अनुसार फॉर गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस, गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस का मतलब गैस का मास कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट होगा तो नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट होगा। यानी कि कोई एक गैस है जिसका कि नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और यदि गैस का टेम्परेचर भी कांस्टेंट है तो उस केस में प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। कह ये रहा है, देखो सब ध्यान से, कि यदि n कांस्टेंट है, n कांस्टेंट, n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट होगा, अमाउंट का मतलब मास, मास कांस्टेंट तो नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट। और यदि मोल कांस्टेंट है, इसके अलावा टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो लॉ कहता है कि जो प्रेशर होगा, बॉयल्स लॉ के अनुसार प्रेशर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा। ये कह रहा है प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी कि हम लिख सकते हैं प्रेशर इट इज इक्वल टू एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के कह दो डिवाइड बाई वॉल्यूम। अर्थात कह सकते हैं कि P और V का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। P और V का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होगा, PV इट इज इक्वल टू K। अर्थात P1 V1 का वैल्यू P2 V2 के बराबर, मतलब कोई एक गैस है जिसमें कि नंबर ऑफ मोल उसका कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो PV का मल्टीप्लिकेशन उसका कांस्टेंट होगा। अर्थात इनिशियल PV इट इज इक्वल टू फाइनल PV, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, PV का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होगा। इसको हम लोग बॉयल्स लॉ के नाम से पुकारते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको हम लोग आइसोथर्मल कहते हैं। क्या कहेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। इसको नोट कर लेना है। द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, is called isothermal process। आइसो का मतलब सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर। यानी कोई एक प्रोसेस हो रहा है जिसमें कि थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल नहीं, बल्कि जब तक प्रोसेस होता रहा ड्यूरिंग द प्रोसेस T का वैल्यू चेंज नहीं किया, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग आइसोथर्मल, आइसो का मतलब बराबर, इक्वल, और थर्मल का मतलब टेम्परेचर, तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो कभी भी न्यूमेरिकल में कह दिया कि गिवन अमाउंट ऑफ गैस और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ऐसे केस के लिए फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल लेंगे इस प्रोसेस के लिए। अब ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफिकल क्वेश्चन भी बहुत पूछता है। ये जो इक्वेशन लिखा इनका ग्राफ हम कैसे प्लॉट करें वो हम लोग सीखते हैं। तो बॉयल्स लॉ का बहुत सारा ग्राफ पॉसिबल है, उन ग्राफ को आपको बढ़िया समझना है। देखो इक्वेशन पहले लिखते हैं। इक्वेशन में क्या कहता है? प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो कह सकते हैं प्रेशर इट इज इक्वल टू ए कांस्टेंट K एंड डिवाइड बाई वॉल्यूम। पहले इसके ग्राफ की बात करते हैं। Y एक्सिस पर प्रेशर पुट करते हैं बच्चे, Y एक्सिस पर प्रेशर, और X एक्सिस पर रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम, भी नहीं बल्कि रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम। तो जो X एक्सिस पर उसको X कहते हैं और जो Y एक्सिस पर उसको Y कहते हैं। तो P जो है Y हो गया और 1/V जो है वो X हो गया।
तो y इजकल टू के एक्स कह सकते हैं, y इजकल टू के एक्स अर्थात अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन का मतलब ये हुआ कि प्रेशर और 1/v का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और ऑरिजिन से पास करता हो, यानी इसको एक्सटेंड कर दे तो ऑरिजिन से पास करेगा। क्या यह ऑरिजिन को टच करेगा? तो ऑरिजिन को टच करने का मतलब प्रेशर का वैल्यू 0 हो गया। अब गैस है तो कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा, अर्थात एग्जैक्टली ऑरिजिन को टच नहीं करेगा, ऑरिजिन से थोड़ा सा दूर होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड कर दे तो ऑरिजिन से पास करेगा। P और 1/v का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन हो गया। कब? जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, बॉयल्स लॉ में। और एक और ग्राफ किसके लिए? PV इजकल टू कांस्टेंट, है ना, PV इजकल टू कांस्टेंट, ये जो कह रहे हैं बेसिकली यही है। PV इजकल टू कांस्टेंट जो लिख रहे हैं बच्चे, इसी को तो लिख रहे हैं, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का यदि हम ग्राफ खींचें तो जो y एक्सिस पर उसको y कहते हैं और जो x एक्सिस पर उसको x कह देते हैं। तो देखो ये y हो गया x, तो एक्स वाई इजकल टू कॉन्स्टेंट, एक्स वाई इजकल टू कॉन्स्टेंट मैथमेटिकली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, एक्स वाई इजकल टू कॉन्स्टेंट। तो अब दिमाग लगा के सोचेंगे भी, मैथ्स का यदि ज्ञान बहुत ज़्यादा नहीं है फिर भी भगवान ने दिमाग दिया, उसको लगा के सोच सकते हैं। वॉल्यूम यदि बहुत ज़्यादा होगा तो प्रेशर बहुत कम होगा, वॉल्यूम इनफाइनाइट तो प्रेशर 0, और वॉल्यूम 0 तो प्रेशर इनफाइनाइट, यानी दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसा सोच करके इधर में वॉल्यूम बहुत कम है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, और इधर में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो प्रेशर बहुत कम होगा, तो ग्राफ होगा इस तरह से। ऐसा ग्राफ को कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या बोलेंगे बच्चों? इसको कहेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक्स वाई इजकल टू कॉन्स्टेंट, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये ग्राफ हुआ। और क्या ग्राफ पॉसिबल है? देखो सब ध्यान से, PV इजकल टू कॉन्स्टेंट है, यानी PV को ही y एक्सिस पर पुट कर दिया, PV को y एक्सिस, यानी PV को पूरा का पूरा y कह दिया, और यहां पर आप कुछ पुट करते हैं PV वर्सेस, मान लो कि नीचे में वॉल्यूम है तो PV का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम यदि आप बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, लेकिन PV का मल्टीप्लिकेशन चेंज नहीं करेगा। P और V का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होगा। जितना गुना वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर उतना ही गुना बढ़ जाएगा। 2 गुना वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर 2 गुना घट जाएगा। P और V का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो y एक्सिस पर है और y का मान कांस्टेंट, PV का मान कांस्टेंट, यानी y का मान कांस्टेंट। तो कभी भी आप x और y में ग्राफ खींचते हो और y का मान कांस्टेंट होता है तो लाइन हॉरिजॉन्टल होता है। ये सब बात थोड़ा बहुत आना चाहिए। जैसे देखो, थोड़ा सा हम हिंट देते हैं। ऐसा कोई ग्राफ खींचा, ये y है और x है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब y का मान कांस्टेंट होता है। हर एक पॉइंट पर y का मान सेम ही होगा, और वर्टिकल लाइन का मतलब x का मान कांस्टेंट होता है। याद कर लो, यदि y कांस्टेंट तो हॉरिजॉन्टल लाइन, x कांस्टेंट तो वर्टिकल लाइन, यानी x का मान हर जगह सेम है तो ये वर्टिकल होगा, y का मान हर जगह सेम है तो हॉरिजॉन्टल होगा। यहाँ पर PV कांस्टेंट है, किस एक्सिस पर पुट किए हो? y एक्सिस पर, तो y का मान कांस्टेंट, यानी PV का वैल्यू कांस्टेंट, y कांस्टेंट, तो लाइन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, है कि नहीं? वॉल्यूम चेंज करेगा, PV का मल्टीप्लिकेशन चेंज नहीं करेगा। सिखाया क्यों? क्योंकि जितना गुना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ही गुना प्रेशर घट जाएगा, मल्टीप्लिकेशन चेंज करने वाला नहीं है। और अगर आप देखते हैं, देखो सब ध्यान से, हमने यहां पर टेम्परेचर पुट किया है, T कांस्टेंट है ना, T तो कांस्टेंट है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है,
आइसोथर्मल प्रोसेस से, और यहां पर भी पुट कर दिया। तो टेम्परेचर को आपने वाई एक्सिस पर पुट किया हुआ है, तो वाई का मान कांस्टेंट हुआ। वाई का मान कांस्टेंट का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। ये सब ग्राफ बढ़िया से पढ़ लो, थर्मोडायनेमिक्स में इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि थर्मोडायनेमिक्स में भी हमने इसको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अब जरा देखो भाई, इसी तरह से अगर टेम्परेचर को वाई एक्सिस पर पुट किया और एक्स एक्सिस पर प्रेशर पुट किया, प्रेशर का मान चेंज करेगा, वॉल्यूम का मान चेंज करेगा, लेकिन टेम्परेचर का मान तो कांस्टेंट है। बॉयल्स लॉ में टी कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो टी कांस्टेंट वाई एक्सिस पर पुट किया ना बच्चा, तो वाई एक्सिस पर पुट किया और टी कांस्टेंट है, तो वाई कांस्टेंट में लाइन हॉरिजॉन्टल है ना। इंटरेस्टिंग। इसी तरह से यदि मैं टी को एक्स एक्सिस पर पुट कर देता हूं और यहां पर वॉल्यूम पुट करता हूं, तो बताओ क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। कहां पुट किया? एक्स एक्सिस पर। एक्स का मान कांस्टेंट होता है ना, तो वर्टिकल लाइन। एक्स का मान कांस्टेंट तो वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन होगा। इसी तरह से अगर मैं कह दूं कि आपको ग्राफ खींचना है किसके किसके करस्पॉन्डिंग, वाई एक्सिस पर जो है, देखो सब ध्यान से, हमने प्रेशर को पुट कर दिया और एक्स एक्सिस पर जो है टेम्परेचर पुट कर दिया। अब बताओ कि दो हमने यहां पर लाइन खींचा है, कौन सा लाइन सही होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स का मान कांस्टेंट हुआ। एक्स का मान कांस्टेंट का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स का मान कांस्टेंट का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे हम खींच देंगे। तो आपके लिए बॉयल्स लॉ के लिए सब ग्राफ है, थोड़ा सा सोचना है। मैं बार बार कह रहा हूं, जो वाई एक्सिस पर पुट करते हो और वाई का मान यदि कांस्टेंट है तो लाइन हॉरिजॉन्टल होगा, और यदि एक्स एक्सिस पर आप पुट करते हो और एक्स का मान कांस्टेंट है तो लाइन वर्टिकल होगा। जो वाई एक्सिस पर पुट करते हो उसको वाई कह दो, और जो एक्स एक्सिस पर पुट करते हो उसको एक्स कह दो, तो ग्राफ खींचने में बड़ा आसानी हो जाती है, आप उसको बड़े आराम से कर सकते हैं। चलो भाई, कुछ और ग्राफ हम लोग सीखते हैं। मान लो कि यही P और 1/V के एक ग्राफ दिया हुआ आपके पास, y एक्सिस पर प्रेशर है और x एक्सिस पर 1/, वॉल्यूम है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर है। अभी हम लोगों ने सीखा कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। लेकिन मान लो कि तीन प्रोसेस है और तीनों अलग अलग टेम्परेचर पर हो रहा है, एक T1 पर, दूसरा T2 पर और तीसरा T3 पर। तीन अलग अलग कांस्टेंट टेम्परेचर पर तीन प्रोसेस हो रहा है, तो तीन डायग्राम होगा। तीनों ओरिजिन से पास कर रहे हैं और तीन डिफरेंट टेम्परेचर पर प्रोसेस हो रहा है। एक को कह दिया टेम्परेचर T1, ये कह दिया T2 और ये कह दिया T3। तो ऐसे केस में आपसे ये पूछेगा कि कौन सा टेम्परेचर ज्यादा और कौन सा टेम्परेचर कम है। ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। तीन डिफरेंट आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए P और 1/V का ग्राफ दिया, यानी तीन डिफरेंट टेम्परेचर पर P और 1/V का ग्राफ दिया हुआ है, और तीनों टेम्परेचर अपने अपने प्रोसेस में कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। तो इसमें कौन सा टेम्परेचर बड़ा और कौन सा छोटा होगा? तो इसके लिए कौन सा विधि है? जल्दी से कैसे क्वेश्चन को कर लें, रटना नहीं है कुछ। देखो सब ध्यान से, कोई एक लाइन खींच दो, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल। चलो हमने यहां पर वर्टिकल लाइन खींच दिया, इस ब्लू कलर से हमने वर्टिकल लाइन खींच दिया। वर्टिकल लाइन खींचते के साथ यहां पर क्या हो गया? किसका वैल्यू कांस्टेंट हो गया? एक्स का मान। वर्टिकल लाइन का मतलब एक्स का मान कांस्टेंट। एक्स पर है क्या? 1/V। 1/V का मान कांस्टेंट हो गया। तो प्रेशर चेंज कर रहा है, इस पॉइंट का प्रेशर, इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर क्या है? डिफरेंट है। इसको P3 कह दिया, इसका प्रेशर को P2 कह दिया और इसका प्रेशर को P1 कह दिया। यानी इस T1 पर, इस पॉइंट पर प्रेशर P1 है, यहां पर P2 और यहां पर P3 है। 1/V कांस्टेंट है, 1/V कांस्टेंट है। अब देखो क्या करोगे, हर जगह एक फॉर्मूला तुमको पता है, PV = nRT। किसके लिए सब लॉ है? आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस का क्या फॉर्मूला? सारे बच्चों को पता होता है, PV = nRT। वहां रफ में लिखा और एनालाइज कर लिया। देखो
इसी फार्मूला से सारा ग्राफ भी खींच जाता है। पी वी इक्वल टू एनआरटी, पी वी इक्वल टू एनआरटी में ना 1/v को कांस्टेंट कर दिया, v को जरा उधर ले जाओ, p एनआरटी और 1/v, v को कांस्टेंट कर दिया तो ये वाला टर्म तो कांस्टेंट हो गया ना। 1/v का वैल्यू कांस्टेंट है, 1/v का वैल्यू कांस्टेंट का मतलब v भी कांस्टेंट, और भी सही बात है, तो 1/v कांस्टेंट हो गया, ये वाला वैल्यू कांस्टेंट है बच्चे। तो प्रेशर यदि ज्यादा होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये वाला वैल्यू कांस्टेंट, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट होता ही होता है, सबको पता है। यानी जिसका प्रेशर ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। तो देख पा रहे हैं हम लोग कि चूंकि P3 का वैल्यू बड़ा है किससे, P2 से, और P2 का वैल्यू बड़ा है P1 से, इसीलिए एक निष्कर्ष निकल गया। क्या निष्कर्ष निकला? कि जिसका प्रेशर बड़ा उसका टेम्परेचर बड़ा। T3 बड़ा है किससे, T2 से, और T2 बड़ा है T1 से। तो इस तरह से क्वेश्चन को बड़े आराम से हम लोग कर लेते हैं। चलो एक और ग्राफ खींचते हैं। मान लो कि आपके पास एक ग्राफ दे दिया प्रेशर और वॉल्यूम का कांस्टेंट टेम्परेचर पर, प्रेशर और वॉल्यूम का कांस्टेंट टेम्परेचर पर ग्राफ हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो 3 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, यानी 3 डिफरेंट टेम्परेचर पर P और V का ग्राफ दिया हुआ है। अभी पढ़े थे P और V का ग्राफ जो होता है कांस्टेंट टेम्परेचर यानी बॉयल्स लॉ में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, लेकिन ये 3 डिफरेंट टेम्परेचर पर ग्राफ दिया हुआ है। मान लो कि ये टेम्परेचर T1 है, ये T2 है और ये T3 है। 3 डिफरेंट टेम्परेचर पर 3 ग्राफ तुम्हारे पास दिया, तीनों ही आइसोथर्मल प्रोसेस है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ध्यान रहे P और 1/v का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, P और V का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब आपसे ये पूछेगा कि इसमें से कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है और कौन सा टेम्परेचर कम है। क्या करोगे? या तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे या तो वर्टिकल लाइन खींचेंगे। चलो अभी वर्टिकल खींचा था, इस पर हॉरिजॉन्टल खींच देते हैं। किसी से भी मैथमेटिकली एनालाइज कर सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, P इक्वल टू एनआरटी। ये सब लॉ जो पढ़ रहे हैं, जो आगे पढ़ेंगे, वो किसके लिए है? आइडियल गैस के लिए। तो चलो भाई, इस बार हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींच दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया। तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच करके, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोगों ने खींचा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या कांस्टेंट कर दिया? प्रेशर का मान कांस्टेंट आपने कर दिया। y का मान कांस्टेंट का मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, तो 3 पॉइंट बना ना, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट बना, और तीनों पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम डिफरेंट है। ये देखो, प्रेशर तो सेम है लेकिन वॉल्यूम डिफरेंट है। एक वॉल्यूम को कह दिया V1, एक वॉल्यूम को कह दिया V2 और एक को कह दिया V3। अब हम एनालाइज कर सकते हैं किससे? P इक्वल टू एनआरटी से। P इक्वल टू एनआरटी से P को कांस्टेंट इस बार कर दिया बच्चे। देखो यहां लिख रहे हैं P इक्वल टू, रफ में लिख लिया P इक्वल टू एनआरटी। किसका मान कांस्टेंट कर दिया? प्रेशर। प्रेशर को इस बार कांस्टेंट कर दिया, ये कांस्टेंट है, तो एन और आर तो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया, यानी वॉल्यूम बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, अर्थात जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। ये सिंपल मैथ से वहां से दिख रहा है। यानी ऐसे केस में जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा। P इक्वल टू एनआरटी से फटाक से एनालाइज कर लिया बच्चे। ऐसे ही एनालिसिस आपको भी करने आना चाहिए, तो आपको ग्राफ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब भाई यहां तो हमें दिख रहा है कि सबसे बड़ा वॉल्यूम क्या? इधर वाला, राइट साइड में जाने से x का मान बढ़ता है, तो चूंकि V3 का मान सबसे बड़ा, फिर V2 और सबसे छोटा V1 है, चूंकि इसीलिए जिसका वॉल्यूम बड़ा उसका टेम्परेचर बड़ा। V3 के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T3, तो T3 सबसे बड़ा हो गया, फिर T2 और सबसे छोटा T1 हुआ। है ना इंटरेस्टिंग? यानी ऐसा ग्राफ दे दे
तो कौन सा पैरामीटर, कौन सा टेम्परेचर छोटा है और कौन सा बड़ा है, ये बड़े आराम से हम लोग कर सकते हैं। इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, बस एक फार्मूला बढ़िया से याद रखना है। ये सब जो लॉज पढ़ रहे हैं वो आइडियल गैस के लिए है, और आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इक्वल टू nRT। नोट कीजिए इसको। चलो एक और इंटरेस्टिंग ग्राफ देखते हैं, लॉग वाला या ln वाला, वो बढ़िया से आना चाहिए। PV इक्वल टू nRT ये होता है, PV इक्वल टू nRT। अब चूंकि T कांस्टेंट है, आइडियल गैस इक्वेशन सबको याद है, PV इक्वल टू nRT, हालांकि इसका डेरिवेशन अब करेंगे सारे लॉ से। अब चूंकि T कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट होता ही होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, n नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट है, तो यही PV कांस्टेंट, अगर T कांस्टेंट है, बाकी सब कांस्टेंट है, R और N, तो यही T कांस्टेंट होने की वजह से राइट हैंड साइड में ना तीनों ही टर्म का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट हो गया है, तो यहां से आया है PV इक्वल टू कांस्टेंट। लॉ तो ऐसे भी सोच सकते हैं PV इक्वल टू nRT से भी, कि यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, तो PV का मान जो होगा वो कांस्टेंट होगा। बॉयल्स लॉ हो गया, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है PV इक्वल टू कांस्टेंट, इसका ln लेते हैं। ln लोगे तो ln होगा, log लोगे तो log होगा, डिपेंड करता है कि आप क्या लेते हैं। ln P प्लस ln V, क्या लिया, ln PV, ln XY क्या होता है, ln X प्लस ln Y। राइट हैंड साइड में ln K हो गया, ln K इसके लिए क्या, कांस्टेंट का ln या log कांस्टेंट ही होगा K डैश। क्लियर है। अब ln P को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हुए राइट हैंड साइड में ln V ले गए, एंड प्लस एक कांस्टेंट K डैश। देखोगे सब ध्यान से, यदि इसका ग्राफ खींचे इस तरह से कि y एक्सिस पर ln P पुट करें और x एक्सिस पर ln V पुट करें, तो देखो ग्राफ खींचने का रूल क्या होता है। जिसको x एक्सिस पर पुट करो बच्चे उसको x कह दो, और जिसको y एक्सिस पर पुट करो उसको y कह दो। बहुत बार सिखाया। यानी बेसिकली तुम्हारे पास ये जो ग्राफ आने वाला है वो हो गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड प्लस एक कांस्टेंट K डैश। ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सबको पता है, mx प्लस सी। c क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, इंटरसेप्ट हो गया, और m क्या हो गया, स्लोप हो गया। तो स्लोप देख सकते हो कि माइनस ln भी माइनस एक्स यानी -1 के बराबर है। स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा। तो थीटा का मान कितना, -45 डिग्री। आपको पता है कि tan 45 डिग्री 1 होता है, तो tan -45 डिग्री -1 होता है। तो ये जो तुम्हारे पास ln P और ln V का जो ग्राफ हुआ कैसा हुआ, स्ट्रेट लाइन हुआ, लेकिन ऑरिजिन से पास नहीं करा, इंटरसेप्ट भी है। इंटरसेप्ट कितना, K डैश के बराबर, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। यही जो K डैश है वो क्या आने वाला था, nRT, ln nRT। तो सारे इसमें पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो K डैश भी पॉजिटिव होगा। लेकिन स्लोप निगेटिव है, स्ट्रेट लाइन है लेकिन स्लोप निगेटिव है, तो ग्राफ कैसा होगा भाई, यहां से निगेटिव स्लोप, यानी एक्स एक्सिस के साथ ये ग्राफ इस तरह से निगेटिव स्लोप है। अगर पॉजिटिव होता तो ऊपर की ओर जाता, स्लोप नेगेटिव है तो नीचे की ओर, और ये जो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से वो बनाएगा -45 डिग्री, है कि नहीं। तो ln P और ln V का ग्राफ तुम्हारे पास आ गया। यही अगर log P होता और log V होता तो भी ग्राफ एकदम सिमेट्रिकल होता, जैसे ln का वैसे ही log का, बस log में बेस 10 होता है और ln में बेस e होता है, log e को ही ln कहते। दोनों का नेचर एग्जैक्टली सेम ही होगा ग्राफ का, चाहे log का लो चाहे ln का लो। नोट कीजिए इसको। तो एक लॉ हम लोगों ने पढ़ लिया गैस का, बॉयल्स लॉ। क्या कहता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर गिवन अमाउंट ऑफ गैस के लिए प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वहां से एक फार्मूला आ गया PV इक्वल टू कांस्टेंट। कोई भी न्यूमेरिकल बॉयल्स लॉ वाला होगा जो कि आगे लेंगे, उसमें फार्मूला लगा देना है P1 V1 इक्वल टू P2 V2,
और क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। बहुत सारा ग्राफ भी देखा। उसी क्रम में एक अगला लॉ है चार्ल्स लॉ। बढ़िया से देखना इसको, लॉस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, बड़ा आसान भी होता है। सारे लॉ को आपको पी वी इक्वल टू एनआरटी से सोचना है। जितना भी लॉ पढ़ रहे हैं किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। एक ही फॉर्मूला पी वी इक्वल टू एनआरटी, उसी से सारा लॉ यहां पर हम सोच सकते हैं। फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, गिवन अमाउंट ऑफ गैस का मतलब एन कांस्टेंट। देखोगे भाई, जैसे ही कह दिया गिवन अमाउंट ऑफ गैस का मतलब एन कांस्टेंट, यानी यदि नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट, तो मोल भी कांस्टेंट। एट कांस्टेंट प्रेशर यानी गैस का प्रेशर भी कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा। देन वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। तुम इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, पीवी इक्वल टू एनआरटी से डायरेक्ट सोच सकते हो। देखो, पीवी इक्वल टू एनआरटी लिख दिया। इस बार क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है, एन तो कांस्टेंट है ही है, आर तो कांस्टेंट होता ही होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ऑब्वियस ही बात है कि ऐसे केस में वॉल्यूम गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया। यहां से सोच सकते हैं, वही यहां पर लिखा हुआ है। लेकिन टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नहीं, फ़ारेनहाइट में नहीं। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। और सिखाया है पहले क्लास में भी कि केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देते हैं। तो यही यहां पर कह रहा है, अगर लॉ भूल भी गए तो तुमको यह पता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा केल्विन में। यानी लॉ हमारे पास आ गया, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी वी इक्वल टू एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के एन गुने टी, जहां पर कि जो टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन, ऑलवेज, नो एक्सेप्शन, है कि नहीं। यानी वी अपॉन टी कांस्टेंट हो गया ना, वी अपॉन टी का मान क्या हो गया, कांस्टेंट। इसका अर्थ क्या, इसका अर्थ ये कि v1 अपॉन t1 का वैल्यू v2 अपॉन t2 के बराबर होगा। v अपॉन t का वैल्यू इस प्रोसेस में जब तक प्रोसेस होता रहेगा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। रीअरेंज करके लिखे तो वॉल्यूम का रेशियो और टेम्परेचर का रेशियो बराबर होगा। यह महासूत्र हो गया। जैसे ही कह दिया कि चार्ल्स लॉ फॉलो करा, जैसे ही कह दिया कि प्रेशर कांस्टेंट है, तुरंत दिमाग में ये वाला फॉर्मूला आ जाना चाहिए, वॉल्यूम का रेशियो टेम्परेचर के रेशियो के बराबर होगा, v2 अपॉन v1 इक्वल टू t2 अपॉन t1। लेकिन टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन, डिग्री सेल्सियस में नहीं। यहां पर पुट करोगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए केल्विन में। आंसर भी तुम्हारा अगर टेम्परेचर सॉल्व करना है तो केल्विन में ही आएगा। तो ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी फार्मूला से कांस्टेंट प्रेशर वाला क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाता है, चार्ल्स लॉ वाला। क्लियर। अब कोई भी प्रोसेस यदि कांस्टेंट प्रेशर पर होता है उसको आइसोबारिक कहते हैं। आइसो का मतलब सेम, बार का मतलब प्रेशर का यूनिट है, आइसोबारिक। यानी याद कर लेना है। ये सब क्यों सिखा रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स में भी सिखाया और थर्मोडायनेमिक्स में इसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है। द प्रोसेस which takes place at constant pressure is called आइसोबारिक प्रोसेस, है ना। आइसोबारिक, आइसो का मतलब इक्वल और बार यूनिट है प्रेशर का। अर्थात प्रेशर जिस प्रोसेस में थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर यदि कांस्टेंट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। क्या समझा, गिवन अमाउंट ऑफ गैस के लिए यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, यानी v अपॉन टी का वैल्यू कांस्टेंट होगा। अर्थात इनिशियल वैल्यू ऑफ v अपॉन टी इक्वल टू फाइनल वैल्यू ऑफ टी। अर्थात वॉल्यूम का रेशियो और टेम्परेचर का रेशियो दोनों बराबर होगा, लेकिन टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं, नोट करो इसको। अब चार्ल्स लॉ का भी ग्राफ हम लोग खींच सकते हैं। कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। पीवी इक्वल टू एनआरटी से सोच सोच के सारा ग्राफ हम लोग खींच सकते हैं, रटना नहीं है, सीखना है भाई। तो देखो, अभी हम लोग ने सीखा कि यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी v इक्वल टू केटी। टेम्परेचर किसमें, केल्विन में। तो y एक्सिस पर यदि हम v पुट करते हैं,
जो वाई एक्सिस पर पुट करते हो उसको वाई कह दो, और जो एक्स एक्सिस पर पुट करते हो उसको एक्स कह दो। टेम्परेचर किसमें? केल्विन में। के का मतलब केल्विन, के का मतलब यहां पर कांस्टेंट नहीं लिख रहे बल्कि के का मतलब केल्विन। तो टेम्परेचर केल्विन में यदि 0 होगा तो वॉल्यूम भी 0 हो जाएगा। तो एग्जैक्ट 0 केल्विन तो पॉसिबल नहीं है, कुछ गैस है तो कुछ वॉल्यूम होगा ही होगा, तो टेम्परेचर 0 तो पॉसिबल होता ही नहीं है। लेकिन थ्योरेटिकली अगर T 0 तो V का वैल्यू 0, तो Y इज इक्वल टू के एक्स का मान 0 तो Y का मान 0, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन हमने कर दिया। इजी है ग्राफ, मुश्किल कहां है। लेकिन यही यदि टेम्परेचर आपका, ध्यान से देखोगे, यदि यही टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में एक्स एक्सिस पर पुट किया गया, टेम्परेचर है लेकिन टेम्परेचर केल्विन में नहीं बल्कि किसमें? डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस में पुट करने पर ना फिर ये स्ट्रेट लाइन तो होगा लेकिन ऑरिजिन से पास नहीं करेगा। 0 केल्विन से पास करता है, तो 0 केल्विन का मतलब -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस में ना 273 जोड़ेगा तो 0 केल्विन आ जाता है। तो जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन तो होगा लेकिन पास करेगा -273 डिग्री सेल्सियस से, स्ट्रेट लाइन। ये देखो, वॉल्यूम और डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ऑरिजिन से पास नहीं करेगा बल्कि -273 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन होता है, जबकि टेम्परेचर केल्विन में यानी 0 केल्विन से पास करता है, 0 केल्विन से पास करता है। सर एग्जैक्टली क्या टच करेगा यहां पर? अब 0 केल्विन एग्जैक्ट पॉसिबल तो नहीं है, थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली 0 केल्विन पॉसिबल नहीं है। तो एग्जैक्टली टच नहीं करेगा, थोड़ा सा आगे रहेगा, लेकिन एक्सटेंड करें तो ऑरिजिन से पास करेगा। डिग्री सेल्सियस पर ऑरिजिन से नहीं बल्कि -273 डिग्री सेल्सियस से पास करेगा। सोचना है कि -273 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ेंगे तो 0 केल्विन होगा, 0 केल्विन से पास करता है। क्लियर? अब जरा देखो, वाई एक्सिस पर बहुत सारा ग्राफ हो सकता है। वाई एक्सिस पर यदि प्रेशर है और एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम है, तो कांस्टेंट यहां पर क्या है? प्रेशर। चॉर्ल्स लॉ की बात करते हैं ना तो तुमको तुरंत दिमाग लगाना है कि प्रेशर कांस्टेंट है। भाई प्रेशर कांस्टेंट है, वाई का मान कांस्टेंट, तो लाइन कैसा? हॉरिजॉन्टल। पी रखा वाई एक्सिस पर, टेम्परेचर एक्स एक्सिस पर पुट कर दिया। पी का मान कांस्टेंट है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो वाई एक्सिस पर पुट किया, वाई का मान कांस्टेंट का मतलब लाइन हॉरिजॉन्टल। ये सब सिखाया है, अभी सिखाया। सिमिलरली पी यदि एक्स एक्सिस पर है और वॉल्यूम वाई एक्सिस पर है, तो पी का मान कांस्टेंट है यानी एक्स का मान कांस्टेंट है, एक्स एक्सिस पर पुट किया हो तो एक्स बोलेंगे, तो एक्स का मान कांस्टेंट का मतलब लाइन कैसा? वर्टिकल। सिमिलरली पी यहां पुट किया और वाई एक्सिस पर टेम्परेचर पुट किया, तो प्रेशर का मान कांस्टेंट, एक्स एक्सिस पर पुट किया है तो लाइन होगा वर्टिकल। एक्स का मान कांस्टेंट में लाइन वर्टिकल, और वाई का मान यदि कांस्टेंट है तो लाइन हॉरिजॉन्टल। जो वाई एक्सिस पर पुट करो उसको वाई कहो और जो एक्सिस पर पुट करो उसको एक्स कहो, है ना? सिंपल। और यदि तुम्हारे पास ग्राफ दिया हुआ है V/T का, V/T, और यहां पर V पुट कर दिया, तो V/T का मान कांस्टेंट है। अभी तो पढ़े V/T का वैल्यू कांस्टेंट होता है, V1/T1 = V2/T2। तो वॉल्यूम यदि बढ़ेगा तो टेम्परेचर केल्विन में ही उतना ही गुना बढ़ जाएगा, तो रेशियो चेंज नहीं करेगा। लाइन कैसा? हॉरिजॉन्टल। लाइन हॉरिजॉन्टल। टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। यहां पर केल्विन, जहां बड़ा टी लिखा है केल्विन, अदरवाइज टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में स्पेसिफिकली लिखा है। सिमिलरली यदि V/T और वर्सेस ग्राफ टेम्परेचर का है, तो जितना गुना T बढ़ेगा उतना ही गुना V बढ़ेगा, रेशियो चेंज नहीं करेगा। और ऐसे भी V/T का वैल्यू कांस्टेंट है, तो Y का मान कांस्टेंट का मतलब क्या? लाइन हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह से किसी भी ग्राफ को आप बड़े आराम से सोच सकते हैं और सोच करके ग्राफ को फटाफट खींच सकते हैं, या दिया हुआ ग्राफ में कौन सही है बता सकते हो, रटने की जरूरत नहीं पड़ती। नोट करो, कुछ और ग्राफ की बात करते हैं। अब देखो भाई, V और T केल्विन में ग्राफ जो होगा कांस्टेंट प्रेशर पर यानी आइसोबैरिक प्रोसेस में स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन होगा। अभी पढ़े तो यहां से देखोगे,
हमने एक ग्राफ खींचा जिसमें कि प्रेशर कांस्टेंट है, वो तो लिखा ऊपर भी, फिर से लिख दिया। वाई एक्सिस पर वॉल्यूम और एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन में, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन तीन डिफरेंट प्रेशर पर तीन प्रोसेस हो रहा है, तीन डिफरेंट कांस्टेंट प्रेशर पर तीन प्रोसेस हो रहा है, यानी तीन आइसोबारिक प्रोसेस है। एक को कह दिया P1, एक को कह दिया P2 और एक को कह दिया P3। अब चूंकि यहां प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, लेकिन तीन डिफरेंट प्रेशर पे हो रहा है, तीन प्रोसेस है। अब इसमें तुमसे ये पूछेगा कौन सा प्रेशर बड़ा है और कौन सा छोटा है। वैसा ही ग्राफ जैसा पीछे हम लोगों ने पढ़ा था बॉयल्स लॉ के लिए। क्या करेंगे, अब सिखाया था ऐसे केस में क्या करोगे कि या तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो या तो वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन खींचते के साथ ही तुम्हारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखो सब ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे, ब्लू मार्कर से करते हैं। कैसा लाइन खींचे, मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया। हॉरिजॉन्टल लाइन खींच करके आपने क्या कांस्टेंट कर लिया बच्चे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच करके y का मान कांस्टेंट कर दिया। y का मान कांस्टेंट का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। अब जरा देखते हैं x का मान, देखते हैं x का मान, देखते हैं x का मान। x पर है क्या, टेम्परेचर, तो ये P3 के करस्पॉन्डिंग T3 कह दिया, P2 के करस्पॉन्डिंग T2 कह दिया और P1 के करस्पॉन्डिंग T1 कह दिया। अब चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट आपने कर दिया तो टेम्परेचर और प्रेशर में रिलेशनशिप सोचना है। कहां से, Pv इक्वल टू एनआरटी से, Pv इक्वल टू एनआरटी से, बड़ा सरल। Pv इक्वल टू एनआरटी लिख दिया बच्चे, और Pv इक्वल टू एनआरटी में ना प्रेशर का मान कांस्टेंट है, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। Pv इक्वल टू एनआरटी में इस बार वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, V कांस्टेंट कर दिया। तो हम देख सकते हैं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, यानी जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। क्लियर है एकदम। इस लाइन पर y का मान कांस्टेंट मतलब तीनों डायग्राम के लिए यहां पर वॉल्यूम V है, यहां पर V है, यहां पर V है, यहां 2 लीटर तो यहां भी 2 लीटर, यहां पर भी 2 लीटर। तीनों पॉइंट के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि टेम्परेचर T3 यहां सबसे ज्यादा है, फिर T2 और सबसे कम T1 है। दाएं साइड जाने पर टेम्परेचर बढ़ेगा, x का मान बढ़ेगा। तो चूंकि जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा, यानी P3 सबसे बड़ा हो गया बच्चे, फिर P2 और फिर P1। है ना इंटरेस्टिंग। तो ऐसे करके हम सोच सकते हैं सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं वर्टिकल खींचते तो भगवान ने दिमाग दिया है, Pv इक्वल टू एनआरटी से को भी सोच सकते हैं। मान लो ये वर्टिकल लाइन खींच दिए होते बच्चे, ये वर्टिकल लाइन, तो T कांस्टेंट हो जाता, T कांस्टेंट। तो फिर वॉल्यूम और प्रेशर में रिलेशनशिप देखते, जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका प्रेशर कम। कांस्टेंट टेम्परेचर पर जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका प्रेशर कम, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और सोच सकते थे ये वाला वॉल्यूम सबसे ज्यादा तो इसका करस्पॉन्डिंग प्रेशर ये सबसे कम होता, P1 का वैल्यू सबसे कम होता। यही रिजल्ट तुम्हारे पास आ जाता। Isn't it? It is very interesting. नोट करो। अगले लॉ की बात करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं वेरियस गैसियस लॉ, पढ़ लिया क्या भाई, बॉयल्स लॉ जिसमें T कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ जिसमें प्रेशर कांस्टेंट, तीसरा लॉ है जिसमें कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। लॉ को हमको Pv इक्वल टू एनआरटी से सोच लेना है कि नहीं। लॉ अगर भूल गए, Pv इक्वल टू एनआरटी अगर याद है तो लॉ तुरंत डिराइव कर सकते हैं। क्या कहता है, कांस्टेंट वॉल्यूम है गैस का जिसका कि गिवन अमाउंट है, मतलब मास कांस्टेंट है, मोल कांस्टेंट है, यानी n कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। यदि n का वैल्यू कांस्टेंट का मतलब अमाउंट कांस्टेंट हो गया और इस बार वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो Pv इक्वल टू एनआरटी से डायरेक्ट सोच सकते हैं। यहां देखो Pv इक्वल टू एनआरटी लिख लिया यहां पर। इस बार क्या कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। n तो कांस्टेंट है ही है और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट होता ही होता है।
तो देख सकते हैं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कह दिया भाई, यही लॉ बन गया। यानी ऐसे केस में प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन, है ना, लॉ बन गया, इजी। तो P इज इक्वल टू के टी, यानी P अपॉन टी का मान कांस्टेंट, अर्थात P 1 अपॉन टी वन इजकल टू P2 अपॉन T2। प्रेशर का रेशियो और टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट होता है, P अपॉन टी कांस्टेंट, अर्थात प्रेशर का रेशियो P2 अपॉन P1 T2 अपॉन T1 के बराबर होगा। यही महासूत्र हो गया चार्ल्स लॉ के लिए, जिसमें कि प्रेशर कांस्टेंट, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट है। जैसे ही क्वेश्चन में कह दिया कि वॉल्यूम कांस्टेंट है आइडियल गैस से, तुरंत दिमाग में फॉर्मूला आ जाना चाहिए, P2 अपॉन P1 इक्वल टू T2 अपॉन T1। टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन, मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। टेम्परेचर किसमें? इन केल्विन में, हमेशा। हम लोग जितना भी लॉ पढ़ रहे हैं सबका बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन पहले थ्योरी समझ लेना है। अब कोई एक प्रोसेस यदि कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है तो उसको आइसोकोरिक कहते हैं। वे क्या है? कांस्टेंट है। तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। अब इसको लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गया? जिसमें प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट उसको आइसोथर्मल, और जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट उसको कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। ये सब कहाँ काम आने वाला है? थर्मोडायनेमिक्स में काम आएगा। और थर्मोडायनेमिक्स में वीडियो में मैंने बढ़िया से पढ़ाया हुआ है ये सब प्रोसेस, नोट कीजिए इसको। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो गेल-सॉक्स का ग्राफ कैसा होगा जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है? पहली बात, वॉल्यूम कांस्टेंट है भाई, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ इक्वेशन आ गया। क्या? तो प्रेशर इक्वल टू के टी, के क्या? कांस्टेंट है, यानी कि एक्स एक्सिस पर यदि टेम्परेचर केल्विन में पुट करें, ध्यान रहे केल्विन में, और वाई एक्सिस पर प्रेशर पुट करें, तो ये वाई हो गया, टेम्परेचर एक्स हो गया, वाई इक्वल टू के एक्स, मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। वेरी इजी। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन कर दिया, अभी तो खींचे थे ऐसा ही ग्राफ। लेकिन यदि यही एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर तो है लेकिन डिग्री सेल्सियस में है, और वाई एक्सिस पर प्रेशर है, तो क्या यह ग्राफ 0 डिग्री सेल्सियस से पास करेगा? नहीं, 0 केल्विन से पास करता है, यानी कि यहां -273 डिग्री सेल्सियस से पास करेगा। जैसे कांस्टेंट प्रेशर वाला चार्ल्स लॉ में ग्राफ खींचा था, वैसे ही सिमेट्रिकल ग्राफ यहां से कहां से पास करेगा? -273 डिग्री सेल्सियस से पास करेगा। 0 केल्विन से पास करता है, डिग्री सेल्सियस से -273, -273 का मतलब 0 केल्विन होता है। और देखो ग्राफ, यदि हम P अपॉन टी वाई एक्सिस पर पुट करें तो P अपॉन टी का वैल्यू कांस्टेंट है, और यदि एक्स एक्सिस पर प्रेशर पुट करें तो P अपॉन टी कांस्टेंट है, y का मान कांस्टेंट का मतलब लाइन कैसा? हॉरिजॉन्टल। P यदि बढ़ाओगे तो सर ये भी कांस्टेंट रहेगा, P जितना गुना बढ़ेगा T उतना ही गुना बढ़ जाएगा। P अपॉन टी का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, रेशियो कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर किसमें? केल्विन में। सिमिलरली अगर P अपॉन टी पुट किया और यहां टेम्परेचर पुट किया तो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, जितना गुना T बढ़ेगा उतना ही गुना P बढ़ जाएगा, रेशियो चेंज नहीं करेगा। और y का मान कांस्टेंट का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। यदि एक्स एक्सिस पर P अपॉन टी होता तो वर्टिकल लाइन होता। और क्या ग्राफ हो सकता है? मान लो कि y एक्सिस पर वॉल्यूम है और यहां टेम्परेचर है, क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, y का मान कांस्टेंट हो गया, लाइन कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल। अब तो पढ़ते पढ़ते एकदम प्रकांड होते जा रहे हो, फटाफट खींच सकते हैं। y एक्सिस पर वॉल्यूम, एक्स एक्सिस पर प्रेशर, लाइन कैसा? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि v कांस्टेंट है। y एक्सिस पर y का मान कांस्टेंट का मतलब लाइन हॉरिजॉन्टल। यदि एक्स एक्सिस पर पुट करते वॉल्यूम को, यहां प्रेशर पुट करते तो लाइन कैसा? वर्टिकल। क्यों वर्टिकल? क्योंकि v का मान कांस्टेंट और v एक्स एक्सिस पर है, x का मान कांस्टेंट का मतलब लाइन वर्टिकल। यदि v एक्स एक्सिस पर है और टेम्परेचर y एक्सिस पर है तो लाइन कैसा? तुरंत बताओगे वर्टिकल, क्योंकि v का मान कांस्टेंट है, x एक्सिस पर है, x का मान कांस्टेंट का मतलब लाइन वर्टिकल। तो इस तरह से कोई भी ग्राफ हम खींच सकते हैं। अब यहां पर जरा ध्यान से देखोगे, इसी में इतना तो हो गया, इसको नोट करो। यही यदि
तीन डिफरेंट वॉल्यूम पर तुम्हारे पास ग्राफ दिया हुआ है, तीन डिफरेंट वॉल्यूम पर ग्राफ दिया हुआ है तुम्हारे पास। ग्राफ प्रेशर और टेम्परेचर केल्विन में ही है। अभी हम लोग समझे सीखे कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सर आप ये तीन तीन क्यों खींच दिए? तीन डिफरेंट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन तीन प्रोसेस है, जो कि एक V1 पर हो रहा, एक V2 पर हो रहा और एक V3 पर हो रहा है। तो तीनों ओरिजिन से पास करेगा। इसमें बताना है कि कौन सा वॉल्यूम बड़ा है और कौन सा वॉल्यूम छोटा है। क्या करोगे? या तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो या तो वर्टिकल लाइन खींच दो। सर बार बार आप हॉरिजॉन्टल खींच रहे थे, इस बार वर्टिकल खींच करके बताइए। चलो वर्टिकल खींचते हैं। वर्टिकल लाइन खींच दिया कहीं पर भी। सर यहीं पर कि बगल में भी खींच सकते हैं। अरे कहीं पर भी खींचो ना। वर्टिकल लाइन खींचने का मतलब किसी एक पैरामीटर को कांस्टेंट कर देना है। वर्टिकल का मतलब एक्स कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल खींचेंगे तो वाई कांस्टेंट। यानी बेसिकली इन तीनों पॉइंट पर टेम्परेचर का वैल्यू कांस्टेंट हो गया। क्लियर? यानी कि यहां पर हमने टेम्परेचर टी 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 ही कर दिया। अब किसको वेरिएशन देखेंगे? प्रेशर का। एक प्रेशर ये होगा, दूसरा वाला ये होगा और तीसरा वाला प्रेशर ये होगा। ये V1 के करस्पॉन्डिंग प्रेशर को P1 कह दिया, 1 for 1 कर दिया, 2 for 2, ये 2 है तो इसको भी P2 कह दिया। और ये V3 करस्पॉन्डिंग P3, ऐसा नोमेनक्लेचर कर दिया। ये P1 P2 P3, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3। तो टेम्परेचर कांस्टेंट किया तो प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप? लिख लिया PV इक्वल टू nRT। यहां पर PV इक्वल टू nRT रखा, T का मान कांस्टेंट है बच्चे। तो ऐसे केस में प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, अर्थात जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम कम होगा। तो हमें दिख रहा है, दिख क्या रहा है? दिख ये रहा है कि चूंकि P1 सबसे बड़ा है, ऊपर वाला सबसे बड़ा y का मान, उसके बाद फिर P2 और सबसे छोटा P3 है। तो जिसका प्रेशर सबसे कम उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। प्रेशर कम, P3 सबसे कम है तो इसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा, यानी V3 का वैल्यू सबसे ज्यादा, फिर V2 और फिर V1। है ना इंटरेस्टिंग? तो कोई भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल खींच करके PV इक्वल टू nRT से हम डायग्राम को बता सकते हैं कि कौन सा पैरामीटर छोटा और कौन सा बड़ा। सर ये अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल यही वाला मान लो खींचते, यहां पर आता, यहां पर आता, यहां पर आता, मान लो ये खींचते, ये आता, ये आता, ये आता, यानी P कांस्टेंट होता, ये T3 होता, ये टेम्परेचर सबसे बड़ा, तो जिसका टेम्परेचर बड़ा उसका वॉल्यूम बड़ा, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। किसी तरीके से भी करेगा तो आंसर तुम्हारा सेम आने वाला है। तो ग्राफिकल क्वेश्चन पर बढ़िया से आपको कमांड होना चाहिए, और इस तरह से PV इक्वल टू nRT को एनालाइज करके हम क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नोट कीजिए इसको।